कल तो हमने करंट अफेयर्स वाला में निकल गया था समय सारा, तो आज आपका सप्ताह भर का होमवर्क भी हम पहले लिखवा देंगे और कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। तो फिज़िकल ज्योग्राफी हम लोग चला रखा है और जियोमॉर्फोलॉजी में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी। एक हमारी क्लास का डेमो भी हमने अपलोड किया था, आपने देखा होगा तो लैंडफॉर्म के लिए। इसमें भी आपको लैंडफॉर्म लिखवाया था होमवर्क में? नहीं लिखवाया था। लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन और वो लिखवाया था क्या? उसमें नहीं था, तो वो जोड़ लीजिएगा, लैंडफॉर्म को जोड़ लीजिएगा। वोल्केनिज्म, हाँ, तो वो थोड़ा सा अब आपको करना पड़ेगा कुछ, कि ज्वालामुखी से क्वेश्चंस आते हैं, वोल्केनिज्म से, अर्थक्वेक से भी आते हैं। और अर्थक्वेक और ज्वालामुखी जो है, वोल्केनो जो हैं, वो दोनों ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स जब आप पढ़ते हो, प्लेट टेक्टोनिक्स तो दिया था ना होम इसमें, हाँ, 7 प्लेट्स आपको, बड़ी प्लेट्स बताई थी और माइनर प्लेट्स बताई थी। तो आप देखोगे कि कुछ निश्चित क्षेत्र हैं अर्थक्वेक के और वोल्केनो के, वो निश्चित क्षेत्र है, जैसे सरकम पैसिफिक बेल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बेल्ट है सरकम पैसिफिक बेल्ट, जहाँ से प्रशांत महासागर शुरू हो रहा है और जहाँ ख़त्म हो रहा है, दोनों तरफ जो पैसिफिक प्लेट का जो टकराव है, तो आप पूरा उसको पूरे को बोलेंगे सरकम पैसिफिक बेल्ट। यहाँ सबसे ज़्यादा आपको भूकंप और ज्वालामुखी मिलेंगे, तो इसलिए अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म दोनों को बता देता हूँ, दोनों इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और प्लेट टेक्टोनिक से इसका सीधा संबंध है, ठीक है, क्योंकि ये जो हलचल है, ये दोनों हलचल के कारण है। प्लेट यदि एक दूसरे के ऊपर नहीं चल रही होती तो फिर हलचल नहीं होती, प्लेट अगर स्थिर होती तो किसी प्रकार की हलचल नहीं होती। इसलिए सीधा सीधा जो संबंध है वो प्लेट टेक्टोनिक्स, इसको समझाने के लिए जो सिद्धांत है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है ना। तो अगर आप प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ोगे और उसके प्रभाव की बात देखोगे, तब भी आप यही सब लिखोगे, अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म, और वही सब बात करोगे। तो आपको मैंने तमाम प्रकार के डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस वाली बात बताई थी, तो वहां आपको भूकंप और ज्वालामुखी का सबसे ज्यादा उन हिस्सों में जहां डाइवर्जेंस हो रहा है और जहां कन्वर्जेंस हो रहा है प्लेट्स का। प्लेट या तो एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं या फिर एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दूर जाएंगी तो खाली स्थान तैयार होगा, उसमें से मैग्मा को बाहर आने का मौका मिलेगा। तो मैग्मा एस्थेनोस्फीयर में, जब आप बात करते हो लिथोस्फीयर की, उसके नीचे जो है मैग्मा भरा हुआ है, लिक्विड है, मेंटल का बहुत बड़ा हिस्सा अपर मेंटल लिक्विड है मैग्मा। और उस मैग्मा को बाहर आने का रास्ता किसी भी माध्यम से मिलेगा तो वो बाहर आएगा, उसी को वोल्केनिज्म कहते हैं हम लोग। मैग्मा जब बाहर आ जाता है धरातल पर तो उसको हम लावा कहते हैं। जब तक वो अंदर है तो मैग्मा का अपनी सतह से ऊपर की तरफ, रास्ते की तरफ बढ़ना, तो वो इंट्रूजन कहलाता है। तो 2 प्रकार की प्रोसेस, इंट्रूजन एंड एक्सट्रूजन। इंट्रूजन शुरुआत उससे होती है, तो किसी भी माध्यम से, प्लेट टेक्टोनिक्स की किसी भी घटना से, चाहे कन्वर्जेंट से चाहे डाइवर्जेंट से, अगर उसको मौका मिलता है बाहर आने का तो वो इंट्रूजन हो जाता है। और बाहर आकर के जब वो फैलता है तो अब आप ज्वालामुखी के कई सारे प्रकार हैं, वो सब आप जाकर के देख लीजिएगा। अलग अलग जगहों पर वोल्केनो के अलग अलग प्रकार हैं, किस प्रकार के वोल्केनो। कभी तो वो बहुत ही स्लोली ऊपर आइलैंड की तरफ बढ़ता है और आइलैंड आर्क में से जनरली वो निकलता है, क्योंकि आइलैंड आर्क वहीं पे बनता है जहां फोल्ड हो रहा, जहां पर प्लेट
सबडक्ट हो रही है, तो सबडक्शन हो रहा है तभी ऊपर आइलैंड बन रहा है, आइलैंड आर्क बन रही है। तो नीचे यदि सबडक्शन हो रहा है तो मैग्मा को रास्ता निश्चित रूप से मिलेगा, तो वो उस आइलैंड आर्क के बीचों बीच से ही निकलेगा, तो वो आइलैंड वोल्केनो हो जाते हैं। ठीक है, द्वीप जो बीच में छोटे छोटे बने होते हैं। और आइलैंड आर्कीपेलेगो, मैंने आपको आर्कीपेलेगो बताया था कि सबडक्शन के वहाँ पर जो कन्वर्जेंस होता है वहाँ खास करके ओशनिक, तो इसलिए इंडोनेशिया में बहुत सारे ऐसे आपको आइलैंड आर्क वाले, आइलैंड आर्कीपेलेगो वाले वोल्केनो मिलेंगे। तो इंट्रूजन का मौका मिलता है वहाँ पर प्लेट के सबडक्ट होने से या फिर डाइवर्जेंट होने से, और बाहर आता है तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो फिर आइलैंड वोल्केनो हो जाएगा वो एक तरह का। बहुत ही भयंकर विस्फोट के साथ अगर ज्वालामुखी फटा है तो वहां एक बड़ा सा गड्ढा हो जाएगा, और वो जो होल तैयार होगा, क्रेटर, उसको क्या कहा जाता है, क्रेटर, और बाद में उसमें पानी भर जाता है तो वो झील बन जाती है। एग्जाम्पल बताओ, जो क्रेटर की वजह से बाद में, हाँ लोनार, तो वो वाला एग्जाम्पल है उसका, मेटियोराइट वाला। क्रेटर की वजह से झील बन गई, पानी भर गया ना उसमें। तो ये देखो, क्रेटर वाला ज्वालामुखी, द्वीप वाला ज्वालामुखी, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार का लावा के बहने के हिसाब से भी, लावा एकदम बह करके ऊपर से विस्कस होने की वजह से एकदम चला गया है तो ऐसा लावा क्या लावा कहलाता है, ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है। तो थोड़ा सा ज्वालामुखी के प्रकार, अब मैंने आपका इंटरेस्ट जगाया है तो थोड़ा उसको तैयार करो। मैग्मा में क्या क्या होता है बताओ, मैग्मा में क्या क्या होता है, मैग्मा के घटक बताओ, क्या होगा मैग्मा में, बाहर आकर के कौन सी रॉक बनाएंगे ये बता दो जरा। इग्नियस रॉक डेफिनेटली। और ऐसे में पदार्थ क्या होंगे, बिल्कुल अंदर से निकल करके आ रहा है। हाँ, और तो पृथ्वी के अंदर के वे सारे पदार्थ होंगे ना जो मेंटल में उस समय में उसके पास जो मेटल्स हैं, तमाम प्रकार की धातु हैं। तो माइनिंग प्रोसेस भी होगी ऐसी जगहों पर, और मिट्टी होगी वो उपजाऊ मिट्टी बोलते हैं हम लोग, लावा से बनने वाली मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी। प्लेटो बनते हैं, जबरदस्त लावा जो निकला था उससे पठार बनता है। तो उसका इंपॉर्टेंस है ना, वो इंपॉर्टेंस के आधार पर ही आपको देखना है। ठीक है, पहले जो है दो चीजें पहले देख लिया करो ज्योग्राफी में, क्योंकि हमको हमारे प्रशासनिक सेवा के हिसाब से ज्योग्राफी निकालनी है। तो दो बड़ी चीजें देख लिया करो, प्रभावित करने वाले कारक और प्रभाव, पड़ने वाला प्रभाव, बाद के परिणाम क्या होंगे, प्रभाव क्या पड़ेगा, और दूसरा इस प्रक्रिया को कौन कौन प्रभावित करता है। ये दो बड़ी चीजें। क्योंकि ये दो चीजें जो है ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से, प्री मैनेजमेंट और पोस्ट मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट की भी जब बात आएगी तो प्री में क्या कर सकते हैं और पोस्ट में क्या कर सकते हैं, तो उन दोनों के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। तो हमारी ज्योग्राफी थोड़ी प्रशासनिक वाली एडमिनिस्ट्रेटिव ज्योग्राफी हो जाएगी। ठीक है, स्कूल कॉलेज वाली ज्योग्राफी दूसरी है, उसमें आपको प्रोसेस रटना होती है, डायग्राम बनाना होता है। यहाँ पर प्रोसेस और डायग्राम आप ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो फिर आपका स्कूल कॉलेज जैसा हो जाएगा लगभग, लेकिन उसका भी सेकंड पेपर और बहुत सारा हिस्सा जो है अप्लाइड है और करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट पेपर, खास करके फर्स्ट पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर जो है आपका इस कॉलेज जैसा है, यूनिवर्सिटी जैसा। एमए तक का स्टैंडर्ड वो मांगता है और वो आपको देना भी पड़ता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ये कहने में कि नहीं वहाँ मैं ये कहूँ कि वहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन लगाइए तो ज़बरदस्ती नहीं लगा सकते। अगर क्वेश्चन की डिमांड है तो ठीक है, लेकिन जीएस में जो क्वेश्चंस होते हैं फर्स्ट पेपर में,
100 मार्क्स का आता है ज्योग्राफी। वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ज्योग्राफी है आपका, एक तरह से प्रशासनिक भूगोल है। इसलिए हर जगह पे मैनेजमेंट आता है, हर जगह पे सुझाव आते हैं, हर जगह पे पढ़ने वाले प्रभाव आते हैं, हर जगह पर प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग फैक्टर्स। तो दो बड़ी चीजें भी यदि आपने किसी की पकड़ ली, लेकिन सबसे पहले तो मुद्दा तो समझें कि वो है क्या। इसलिए मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है जो मैं बता रहा हूं, इसको समझिए। ये पर्याप्त होता है वैसे देखा जाए तो। जिसके पास समय कम है, कम समय में तैयारी करनी है, तो केवल प्रभावित करने वाले कारक कर दिए, क्योंकि प्रक्रिया, प्रोसेस नहीं पूछी जाती, और आंकड़े तो बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते, न तो प्री में, ना इंटरव्यू में, और ना ही मेंस में। जहां डिजिट लिखा रहता है ना, परसेंटेज लिखे रहते हैं, ग्राम में होता है, किलोमीटर में होता है, किलोमीटर पर सेकंड में होता है। ये तो कुछ लोग इंप्रेशन जानने के लिए, थोड़ा सा फायदा भी होता है, हालांकि कॉपी चेक करने वाले उसका लाभ भी देते हैं, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले तो अभी भी यूनिवर्सिटी वाले ही हैं, और वही कॉपी चेक करते हैं, इधर भी वही करते हैं, तो उसका थोड़ा बहुत फायदा भी मिलता है अगर कोई रट लेता है तो। लेकिन वो पूछे नहीं जाते, उसका उद्देश्य नहीं होता पूछने का। मॉडल आंसर यदि आप प्रशासनिक सेवा के दृष्टिकोण से बनाएंगे तो डिफरेंट हो जाएगा। तो वो क्या होते हैं, उसके पीछे पर्पज होता है, प्रश्न को पूछने का एक उद्देश्य था कि आप इस प्रकार की समस्या से भलीभांति परिचित हैं कि नहीं, आप उन कारकों को, उन फैक्टर्स को जानते हैं कि नहीं जो इस घटना को अंजाम देते हैं। फिर ये घटना हो जाती है तो फिर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज है। और ये आप पहले कर लेंगे और फिर ज्वालामुखी पढ़ने जाएंगे तो और इंटरेस्ट आएगा। अर्थक्वेक पढ़ेंगे तो और ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि अर्थक्वेक तो हम लोग देखते ही है ना। बस ये है कि मैंने आपको बताया था कि हिमालय जैसी जगह पर ऐसे जब कॉन्टिनेंट के साथ में कन्वर्जेंस हो रहा है तो, और सबडक्शन होकर के रुक गया है, तो वहां ज्वालामुखी की संभावना नहीं है। इसलिए हिमालय में आपको ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अस्थिर है। और अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया, हाईली प्रोन एरिया, अर्थक्वेक बहुत आता है। इसलिए नेपाल में बहुत भूकंप आता है, भूटान में बहुत आता है। तो नेपाल, भूटान, ऊपर पूरा आसाम और पूरा हिमालय, उधर अरुणाचल तक, आपको बताया था ना, उधर नंगा पर्वत, इधर नामचा बरवा, पूरा हिमालय अर्थक्वेक प्रोन है, हाईली सेंसिटिव जोन माना जाता है। लेकिन वोल्केनो की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि मैग्मा इतना ऊपर कैसे आएगा, वहां सबडक्शन ही रुक गया है, और बल्कि ब्लॉक हो गया। सबडक्शन रुक गया इसीलिए तो वो फोल्ड कर गया। तो यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल बताते हैं हम लोग, हिमालय। तो भारत के दृष्टिकोण से भी यदि आप देखेंगे तो इस तरह से निकालना पड़ता है। तो जो लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं या उसके सिद्धांतों को, तो वो फिर क्या करते हैं, प्लेट टेक्टोनिक से इधर आए और वो कन्वर्जन और डाइवर्जेंट और वो प्लेट में ही उलझे रहते हैं। जबकि मैंने आपको जिस निकाल के दे दिया कि वो एरिया ऐसा क्यों है। और एक रिफ्ट वैली, हम लोग एक शानदार एग्जाम्पल हम लोग नर्मदा का देते हैं, क्योंकि वो रिफ्ट वैली जो है वो दूसरी है। ये रिफ्ट वैली का ओरिजिन बिल्कुल दूसरी तरीके से हुआ, क्योंकि रिवर रिफ्ट वैली है, नदी की वजह से। और अफ्रीकन रिफ्ट वैली क्या बताया था, डाइवर्जेंट, कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट। तो वो अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो थी वो बिल्कुल अलग है, इसलिए वहां वल्केनिज्म भी है और ये भी है, दोनों है, अर्थक्वेक भी। बट यहां पर क्या है, वल्केनिज्म तो नहीं है लेकिन अर्थक्वेक है। तो अर्थक्वेक प्रोन एरिया नर्मदा का पूरा बेल्ट, नर्मदा के दोनों तरफ, यहां अर्थक्वेक की गुंजाइश है, इसलिए ये भी सेंसिटिव जोन में आता है। तो हम 5 तरह के जोन में बांटते हैं, तो गूगल में मिल जाएगा इन्फोग्राफिक, ठीक है। तो आप अर्थक्वेक जोन इंडिया के निकाल सकते हैं, अच्छे से मिल जाता है। ढेरों फोटोग्राफ हैं, ढेरों इन्फोग्राफिक्स दिए हुए हैं। आप जाकर के गूगल में इमेजेस वाले में जाकर सर्च करिए, मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो जियोमॉर्फोलॉजी में अब आगे, और वो हमारा लेक्चर आप देख लीजिएगा।
जो हम लोगों ने उस पर दिया है, ठीक है, लैंड फॉर्म्स का, और उसको यदि आप देख लेंगे तो काफ़ी कुछ आइडिया वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो लैंड फॉर्म्स बनने का कारण भी समझ में आएगा कि तरह तरह के लैंड फॉर्म्स क्यों बनते हैं। तो अधिकांश इन घटनाओं की वजह से बनते हैं लैंड फॉर्म्स, अलग अलग तरह का है, कास्ट, टोपोग्राफी और वो सब सारी चीज़ दी है। तो वो मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, वो आप वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था जियोमॉर्फोलॉजी वाला जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है जिनको आप लोग करेंगे। पिछले सालों के प्रश्न प्रीलिम्स के और मेंस के जरूर देखिए। पिछले 10 सालों की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन 6 सालों के, 6 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछले 6 साल, 10 साल थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन बीच में कुछ चीज़ें चेंज हुई है, मार्क्स भी चेंज कर दिए उन्होंने कई बार। पहले अलग अलग 12.5 नंबर का भी होता था, 2016 तक थोड़ा पैटर्न दूसरा था, फिर उन्होंने अभी 10 और 15 नंबर का ही वो रखा हुआ है, 150 शब्द 250 शब्द इस तरह से रखा हुआ है। तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया मेंस में। तो पिछले 6 सालों के प्रश्न देख लीजिए और उसके हिसाब से नोट्स बनाइए, तैयारी करते जाइए, क्योंकि यहाँ संभव नहीं होगा, हमको थोड़ा फास्ट भागना होगा। तो इसलिए आपको होमवर्क के तौर पे हम दे रहे हैं। हम अगला चैप्टर देख रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। तो कुछ क्लाइमेटोलॉजी का हिस्सा मैं आज आपको होमवर्क के तौर पे समझाने का प्रयास करूंगा। मैंने आपको बताया भी था शुरू में कि ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है, इसका ये जो हिस्सा हम लोग डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के तौर पे भी पढ़ते हैं और इंडियन ज्योग्राफी के तौर पे भी पढ़ते हैं। तो ये तो कॉमन है, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से है, क्योंकि ये पैटर्न तो पूरे दुनिया की जियोमॉर्फोलॉजी का ये जो हम बात कर रहे हैं, कोई केवल इंडिया के लिए नहीं होता। हिमालय का एग्जाम्पल स्पेशली पूरी दुनिया ही पढ़ती है, इसलिए हमको भी पढ़ना है और इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से भी पढ़ना है। बाकी सभी लोग, हिमालय एक यूनिक एग्जाम्पल है ज्योग्राफी में। तो चाहे अमेरिका वाले पढ़ें, अफ्रीका वाले पढ़ें, साउथ अमेरिका वाले पढ़ें, सबको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और क्योंकि दुनिया के कुछ जोन है ना, जैसे कि चिली और पेरू की जो बात मैं बता रहा था आपको, तो चिली और पेरू हमारे लिए ज्योग्राफी जब पढ़ते समय में हर व्यक्ति का ध्यान जाता है उस जगह पर। इसी तरह ज्वालामुखी भूकंप पढ़ते हैं तो जापान में उस बेल्ट में पूरा रिंग ऑफ फायर हम बोलते हैं ना, उसको अग्निपेटी बोलते हैं, तो रिंग ऑफ फायर। और वही अर्थक्वेक भी ज़्यादा है, तो रिंग ऑफ फायर दोनों के लिए, अर्थक्वेक के लिए भी है और वोल्केनो के लिए। और ये पेरू चिली वाले, और यहीं सबडक्शन से आपको एंडीज और ऊपर रॉकीज आपको बताया था। तो ये तो कॉमन है ना, ये साझी पृथ्वी है ना हमारी। ऐसे ही जब यूनिक एग्जाम्पल इंडिया से जुड़ा हुआ आएगा तो पूरी दुनिया उसको बहुत अच्छे से वो करेगी। इसलिए फिजिकल ज्योग्राफी की बात जब हम वर्ल्ड और इंडिया के हिसाब से करते हैं तो थोड़ा सा कई लोग इंडियन ज्योग्राफी के नाम से फिर से पढ़ाने के लिए लोट करके आते हैं। तो मैं कम से कम वोल्केनो और इसमें तो नहीं आऊँगा, क्लाइमेटोलॉजी में ज़रूर मैं इंडिया पे आऊँगा फिर से, क्योंकि थोड़ा सा कुछ स्पेशल चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, खास करके आपको बताया था, यूनिवर्स बताया था सबसे पहले, यूनिवर्स वाली चीज़ हमने पढ़ी थी। फिर जियोमॉर्फोलॉजी में ये सारी चीज़ें पढ़ी, पृथ्वी और उसकी स्थलाकृतियाँ सारी, लैंडफॉर्म्स। और उसके बाद आता है क्लाइमेटोलॉजी। उसके बाद जो आपका सिलेबस है, जो एनसीईआरटी के हिसाब से भी बात करें, और खुल्लर और सविंद्र सिंह और तमाम प्रकार की जो ज्योग्राफी की बुक्स जितनी भी आप मार्केट में अवेलेबल है, वो सब जो सीक्वेंस है वो आगे। ओशियनोग्राफी, हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के बाद जनरली ओशियनोग्राफी की बात करते हैं, क्योंकि ओशन में भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं, जैसे कोरल्स हैं, खुद जो सी वाटर है उसका अपना एक नेचर है, उसकी अपनी एक टेम्परेचर वाला हिस्सा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो वो हम सारा ओशनोग्राफी के तहत पढ़ते हैं। और एक और जो टॉपिक, बड़ा हिस्सा हम कह सकते हैं, बायोज्योग्राफी।
बायो ज्योग्राफी मेंस में जो ऑप्शनल वाले हैं उनके लिए तो है ही, मेंस वालों के लिए भी है, क्योंकि एनिमल्स और प्लांट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्योग्राफी के हिसाब से किया हुआ है। उसको हम लोग बायो ज्योग्राफी, प्लांट बायो ज्योग्राफी, प्लांट ज्योग्राफी और जू ज्योग्राफी के नाम से, एनिमल ज्योग्राफी के नाम से भी हम उसको पढ़ते हैं। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टडी है, अलग अलग बायोम्स के हिसाब से, अलग अलग पैटर्न, अलग अलग जगह पर, कॉन्टिनेंट में। तो एक ये हिस्सा होता है। और बाकी इंडियन ज्योग्राफी के नाम पे हम तमाम वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं जिसमें हम सोशल ज्योग्राफी की भी बात करते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की भी बात करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के तो ये सारी चीज़ें ड्रेनेज से लेकर के, माउंटेन से लेकर के, प्लेटो और ये सब, रेनफॉल पैटर्न और इरिगेशन और सॉइल और ये सब चीज़ें तो हम उसमें लेते ही हैं। तो वो हम जनरली इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। यहाँ हम सॉइल का मुद्दा सामान्यतः नहीं उठा रहे, वो सभी लोग उसी में पढ़ाना पसंद करते हैं और यूपीएससी भी उसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा ज्योग्राफी का और एक हिस्सा होता है जो डिजास्टर मैनेजमेंट से जाके जुड़ जाता है, डिजास्टर से जुड़ा हुआ, आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ, क्योंकि वो भी ज्योग्राफी के जानकार लोगों का। तो आपदा प्रबंधन के मैंने आपको बताया कि अगर आप जान लेंगे कि प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, तो फिर आपको टूल्स एंड टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी कि कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से हम उन फैक्टर्स को पहले से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसा कि अर्थक्वेक में ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है ना, सुनामी। तो अर्थक्वेक की चेतावनी का भी कुछ मिल सकता है क्या? सुनामी की चेतावनी का यंत्र तो अलार्म सिस्टम आराम से मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि सुनामी की जो लहरें हैं, जहाँ कहीं अगर बहुत दूर यदि एपिसेंटर है और भूकंप आया है और पानी में यदि भूकंप आया और वो लहरें यदि वहाँ उठी हैं और वहाँ से उसने गति करना शुरू कर दिया, स्पीड से आना भी शुरू कर दिया, तो उसको यहाँ आने में देर लगेगी। कोस्टल रीजन में आकर के वो लगभग कोलैप्स हो जाता है। तो पर उसका जो कोलैप्स होता है वो एक तरह का बहुत सारे लोगों को लैप्स करके जाता है बहुत लोगों को लेके जाता है, क्योंकि वो तीव्रता उसकी कोस्टल एरिया में, जैसे जैसे शेलो एरिया में बढ़ता है उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि जो डेप्थ है वो जितनी ज़्यादा होगी लहरें उतनी कम होगी, और डेप्थ यदि कम हो गई तो वो लहरें बहुत ऊंची हो जाएगी। तो उसका चेतावनी यंत्र जैसे बनाया ना, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ज्योग्राफी का पार्ट, अलार्म सिस्टम, अलार्मिंग सिस्टम। तो किन किन चीज़ों का हम अलार्मिंग सिस्टम तैयार कर सकते? तो यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगा, यहाँ इसरो आ जाएगा, इसरो रिमोट सेंसिंग, और हमारे रिमोट सेंसिंग वाले जितने सैटेलाइट्स हैं वो सब आ जाएंगे, क्योंकि हम सैटेलाइट्स के माध्यम से आसानी से ज्योग्राफी में प्रेडिक्शन कर सकते हैं, क्योंकि डिजास्टर होने वाला है तो पहले से। और डिजास्टर प्रोन एरिया में यदि आपकी ड्यूटी लगी हुई है, लगभग 100 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं भारत में। 100 जिले होंगे ऐसे जहां भूकंप की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। उन 100 जिलों में यदि आप कलेक्टर या एसपी हैं तो डेफिनेटली आपका पाला पड़ने वाला है आपकी नौकरी में। आपकी नौकरी में उन चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो आपको इन एजेंसीज की जानकारी होनी चाहिए, इन टेक्निक्स की जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए ये आपका सिलेबस है, ठीक है। कई लोग इस टाइप से नहीं समझ पाते, वो सोचते हैं कि हमको ये टॉपिक पढ़ना है। अरे आपको टीचर नहीं बनना है, आपको जाके टॉपिक कहीं समझाना नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कहीं करना, बोर्ड पर डायग्राम बना के नहीं बताना, बल्कि इसको एक्सरसाइज करना है। इसलिए आपका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होना चाहिए। आप और हम किसी बीमारी के बारे में पढ़ते हैं वो एक अलग तरीका है, डॉक्टर जब उस बीमारी के बारे में पढ़ेगा तो उसका तरीका अलग होता है। हम लोग जब किसी बीमारी को गूगल में पढ़ते हैं कि बीमारी के प्रभाव क्या होते हैं या बीमारी कितना नुकसान करती है, तो हमारा दृष्टिकोण दूसरा होता है। लेकिन डॉक्टर का दृष्टिकोण दूसरा होता है, उसको इलाज करना है, उसको इलाज करना है, तो इलाज का दृष्टिकोण बिल्कुल दूसरा होता है। तो ऐसे ही जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं उनके लिए बिल्कुल अलग है योजना। इसलिए जो स्कूल में टीचर है और स्कूल की कोई योजना, मध्याह्न भोजन योजना, तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वो बिल्कुल
एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम। मध्याह्न भोजन योजना किसी दूसरे कंपटीशन वाले को पढ़नी है तो उसके लिए बात अलग है। जैसे किसी को रेलवे की नौकरी है, बैंकिंग की नौकरी, उसके लिए मध्याह्न भोजन योजना वो मायने नहीं रखती, आपके लिए मायने रखती, चाहे वो स्कूल के फील्ड की हो। तमाम बैंकिंग की चीजें जो रिफॉर्म होते हैं वो आपके उतने काम के नहीं है। लेकिन लीड बैंक योजना, क्योंकि कलेक्टर को लीड बैंक के मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, किन लोगों को लोन दिलवाना है, कौन लाभार्थी होंगे, कौन ऐसे लोग हैं जिन लोगों को लोन किसी भी कारण से मिलना ही चाहिए, देरी नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में कलेक्टर का हस्तक्षेप आ जाता है। तो उसको वो योजना है जो कि कलेक्टर की टेबल पे आएंगी फ्यूचर में, इसलिए परीक्षा में भी वही आता है। इसलिए इंपॉर्टेंट तो बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट निकालना बहुत आसान है। अगर कोई कहे कि हमको सिविल सर्विसेज के इतने सिलेबस में से महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे निकालें, तो आप कलेक्टर की टेबल याद कर लो बस। इस पूरे सिलेबस में कलेक्टर की टेबल पर कौन से कागज आएंगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से कागज की कलेक्टर की टेबल तक पहुंचने की संभावना है। ठीक है, वो प्रश्न सबसे ज्यादा मिलेंगे परीक्षा में, 80% क्वेश्चंस वही होंगे। तो हो गया ना काम आपका। तो सिलेबस कितना छोटा हो गया बताओ, हर चीज तो टेबल तक नहीं पहुंचेगी ना। ठीक है, ऐसे ही यदि बैंकिंग में जा रहे हो तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन की उतनी चीजें काम की नहीं होती, तो बैंक की चीजें ज्यादा पूछता है। बैंकिंग एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल डिफरेंट चीज है, इसलिए उस चीज को समझने की कोशिश करिए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेटोलॉजी, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी वाली जो चीजें हैं, ये जो जियोमॉर्फोलॉजी वाला जो डिजास्टर है ना, ये किसी के बस की बात नहीं है। कलेक्टर को पता भी चल जाए तो शायद वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, पोस्ट मैनेजमेंट में तो जरूर कुछ कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशन करवा सकते हैं। इसलिए अभी नेपाल में भूकंप आया तो मैंने बताया था उस दिन भी कि दूर दराज के इलाके में कितना नुकसान हुआ अभी पता नहीं चलेगा। लेकिन आप सैटेलाइट पिक्चर्स देख करके अर्थक्वेक में पता लगा सकते हैं ना। सैटेलाइट से पिक्चर मंगवा लिया आपने, रिमोट सेंसिंग वाला, और जो स्ट्रक्चर पहले 1 घंटे पहले का 11:43 पे भूकंप आया तो 11:42 वाला पिक्चर मंगवा लिया, तो कितने मकान खड़े दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए किसी गांव में 400 मकान है तो 400 मकान ठीक ठाक दिख रहे हैं, खड़े हैं। अब 11:44 वाला 1 मिनट बाद का या 2-3 मिनट बाद का आप एक फोटोग्राफ फिर मंगा लीजिए उसे इसरो से कि आप हमें मेल करो इतने टाइम का सैटेलाइट पिक्चर, तो आपको पूरे गांव का चीजें तबाही समझ में आ जाएगी कि यहाँ 400 मकान थे, कम से कम 60 मकान पूरी तरह से टूटे हुए दिख रहे हैं। तो कितने लोग यहाँ से भेजने हैं, कितने डॉक्टर भेजने हैं, कितनी दवाइयाँ भेजनी है, यहीं से वहां से रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आप एक्शन लोगे, उसके बजाय आप यहीं से एक्शन लोगे। अब आपको बात समझ में, एक एग्जांपल दिया तो आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हो, ऐसे आप एजेंसीज का उपयोग करते हो, ऐसे आप राज्य सरकारों का कोऑर्डिनेशन करते हो, ऐसे आप दूसरे देश की मदद भी कर सकते हो, और सरकार को सूचना भी दे सकते हो कि डिजास्टर कितना बड़ा है और कितना मैनेजमेंट के लिए आप मदद हमको भेजेंगे, कितना पैसा भेज दें। नहीं तो सीएम ने बोला या प्रधानमंत्री ने फोन किया कलेक्टर को कि आपके इलाके में भूकंप का सबसे ज्यादा प्रभाव सुनने में आ रहा है, तो कितनी राशि आपके खाते में डाल दी जाए आपके जिले के, जिससे आप आसानी से पैसे की कमी से नहीं जूझोगे। या कौन कौन से साधनों की जरूरत है बता दो जरा। डॉक्टर्स की जरूरत हो तो डॉक्टर भिजवाएं, दवाइयों की जरूरत हो दवाइयां भिजवाएं, या फिर एनडीआरएफ और ये सब तो काम करते ही हैं, तो वो तो अलग चीज है। तो कितने भेजने हैं आपको सहायता सामग्री, और लोगों की सहायता जो आपको असिस्टेंस लेना है वो तो आपको बताना होगा ना, यही तो आपका काम है, इसीलिए तो आप वहां मौजूद हो। आगे समझ, क्लाइमेटोलॉजी में ये चीजें और बढ़ जाती है, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी में रेनफॉल भी आ जाता है, हेलस्टॉर्म भी आ जाता है, ओलावृष्टि बहुत होती है मध्य प्रदेश में, हेलस्टॉर्म होता है।
ओलावृष्टि होती है, रेनफॉल वाली बात आती है। साइक्लोन, अगर आप कोस्टल एरिया में तो साइक्लोन हो जाएगा, क्योंकि लैंडफॉल वहीं होता है साइक्लोन का, वो एकदम से आकर के वहीं ख़त्म होता है और वो कोस्टल एरिया में बहुत तबाही मचाता है। तो उड़ीसा से लेके के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इधर गुजरात, इधर केरला, सब जगह पर आप तूफानों के, चक्रवात की, साइक्लोन आते रहते और उसके नुकसान की खबरें पढ़ते रहते। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्लाइमेटोलॉजी वाले में सबसे ज़्यादा आता है। इसलिए क्लाइमेटोलॉजी का जो सिलेबस है वो आपको यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट के ज़्यादा नज़दीक मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें बचाव कार्य बहुत अच्छे से किए जा सकते हैं। पहले वाला काम यहाँ ज़्यादा हो सकता है, पहले वाला काम। और इनकी चेतावनी का मौसम विज्ञान और वो बहुत पहले से प्रेडिक्शन लगा लेते हैं। आपको पता है, नामकरण ही हो जाता है कि कौन से नाम का जो है वो तूफान आने वाला, नाम भी डल जाता है उसका, यानी बच्चा पैदा होने से पहले उसका नामकरण कर दिया। हो गया कि नहीं, कि जो बच्चा होगा उसका नाम ये होगा। तो ये तो बहुत आसानी से आप, और इसलिए भारत ने इसमें बहुत भारत ने ही नहीं, पूरी दुनिया ने, क्योंकि ये काम सब मिलजुल के करते हैं, ये किसी एक देश का काम नहीं है और मानवतावादी काम है। इसमें कोई देश दुश्मनी भी नहीं करता और कोई कर भी नहीं सकता, सब लोग शेयर करते हैं, ओपन शेयरिंग होती है इसकी। तो इसलिए क्लाइमेटोलॉजी वाला जो हिस्सा है वो बहुत ही अलग प्रकार का हिस्सा है। तो इसको थोड़ा सा आपको सेंसिटिव तरीके से लेना है, उसको भी लेना है, जियोमॉर्फोलॉजी भी लेना है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा, इसलिए आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो क्लाइमेटोलॉजी से पूछे गए। 50% क्वेश्चन ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी से आते हैं, 50% अकेले क्लाइमेटोलॉजी से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला चैप्टर है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म स्टडी है। जनरली वेदर जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। डे टू डे का जो हम बात करते हैं कि आज बारिश आएगी, आज गर्मी बहुत है, ये वेदर कहलाता है, मौसम। और जब हम लगभग 30 साल के हिसाब से कोई पैटर्न सेट कर लेते हैं कि इस एरिया में बारिश बहुत होती है, इस एरिया में गर्मी बहुत होती है, यहाँ बर्फ़ बहुत गिरती है, इस प्रकार की जब हम पहले से चीज़ें तय करते हैं तो उसको, उस स्टडी को जनरली हम लोग क्लाइमेटिक स्टडी और क्लाइमेट कहते हैं। जलवायु, उसको हम मौसम और जलवायु उस रूप में बांट लेते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से, इसीलिए आप देखोगे कि मैंने अभी बताया, आप अगर पूरा विश्लेषण देखोगे कि पिछले 10 सालों में, 15 सालों में ज्योग्राफी के किस हिस्से से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए, तो 50% क्वेश्चन एक तरफ पूरी ज्योग्राफी, सारी ज्योग्राफी, और एक तरफ ओनली क्लाइमेटोलॉजी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया। ठीक है, और इससे हम रोज प्रभावित, अर्थक्वेक से, ज्वालामुखी से हम रोज प्रभावित नहीं होता, डेली नहीं होता, अनसर्टेन भी होता है और ज़्यादा, लेकिन ये तो हम लोगों को रोज महसूस होता है। क्लाइमेटोलॉजी में आप ह्यूमिडिटी महसूस करते हो, टेम्परेचर महसूस करते हो, प्रेशर महसूस करते हो, तमाम प्रकार की चीज़ें हम लोग रोज महसूस करते हैं। बादलों की तरफ देखते हैं, हमको तरह तरह के बादल दिखाई पड़ते हैं, आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ रहा है, हवाएं तेज क्यों चल रही हैं, हवाएं चल रही हैं, हवा बिल्कुल बंद है तो भी हमारे रिएक्शन होते हैं। तो डे टू डे के लाइफ में हम लोग जो रोज फेस करते हैं वो क्लाइमेटोलॉजी सीधा सीधा प्रभावित करता है। हमारी फसलें प्रभावित होती है, पूरा वातावरण, एक और एटमॉस्फेयर का एक और शब्द वातावरण, सामान्य भाषा में हम लोग वातावरण बोलते हैं। पॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तब भी इसी हिस्से में सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के क्या घटक हैं, एटमॉस्फेयर किन किन हिस्सों से बना हुआ है, तो यहाँ से आपका सिलेबस शुरू होगा। तो क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में जब लिखना आप शुरू करेंगे या नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो एटमॉस्फेयर,
ये चीज़ तो आपने सुनी होगी, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये चीज़ तो हमने सुनी, लेकिन एटमॉस्फेयर ऊपर वाला पूरा, तो धरती के ऊपर जो तमाम प्रकार के मंडल आपने सुने होंगे कि ये समताप मंडल बोलते हैं हम लोग, ये तो हम लोग उस वो तो थोड़ा सा हिंदी वाला तो मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन मैं ऐसे स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, हाँ, और थर्मोस्फीयर, और फिर एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो ट्रोपोस्फीयर से शुरू होता है, कितना होता है, कितने किलोमीटर? हाँ, 1 से 16 या 1 से 18? हाँ, पोल पे है या इक्वेटर पे है। तो पोल पे जो है वो 6 से 8 किलोमीटर वो नीचे आ जाता है, काफ़ी नीचे आ जाता है टेम्परेचर की वजह से। मेन काउज क्या है? टेम्परेचर। कुछ लोग ग्रेविटी भी बताते हैं, लेकिन मूल कारण है उसका टेम्परेचर। ऊपर चला जाता है क्योंकि गर्म होता है, इक्वेटर पर गर्म वातावरण होता है, जबकि पोल्स ठंडे हैं, ठीक है ना। और सारा का सारा जो वेदर की एक्टिविटीज होती हैं वो इसी हिस्से में होती है। हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम का जो हिस्सा है वो यही है, ठीक है ना। ट्रोपोपॉज तक, उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं, जहां जाकर के टेम्परेचर बिल्कुल स्थिर हो जाता है। ऐसे आप ऊपर जैसे जैसे जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। धरती की, दरअसल सूर्य हमें गर्म नहीं रखता, ध्यान रखिए, सूर्य गर्म नहीं रखता हमको। सन की एनर्जी तो गर्म रखती है, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो अर्थ का। अर्थ को गर्म बनाए रखने के लिए अर्थ का ही योगदान सबसे ज्यादा है। 38% कंट्रीब्यूशन जो है, ठीक है। वो जो 14% 38% की बात हम लोग करते हैं ना, जो हीट बजट में बात करते हैं, आगे जाके हीट बजट आएगा, तो जो हम बात करते हैं वो पृथ्वी, क्योंकि जब हम एवरेस्ट की बात करते हैं तो एवरेस्ट की हाइट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा ठंडा है, और सूर्य के तो नजदीक कौन सा है? एवरेस्ट है। उसे तो ज्यादा गर्म होना चाहिए था, क्योंकि सूर्य के नजदीक है वो, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य के नजदीक होने के बाद भी वो सबसे ज्यादा ठंडा है, बिकॉज ऑफ हाइट। अर्थ से उसकी हाइट बहुत ज्यादा है। अर्थ से जितना आप ऊपर ऊपर चले जाएंगे उतना ठंडा होता जाएगा, फिर गर्म होगा, लेकिन वहां तक, स्ट्रेटोपॉज तक, ट्रोपोपॉज तक, सॉरी, वहां तक क्या मिलेगा आपको? ठंडा मिलेगा, ज्यादा ठंडा होता जाएगा, -40 तक, इतना टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा। और इधर जो है धरती के नजदीक, क्योंकि जो सूर्य की किरणें यहाँ आती है और ग्रीन हाउस प्रभाव बनाती है, वो ही अर्थ को गर्म रखती है, इसलिए धरातल के बिल्कुल नजदीक जो है वो गर्मी सबसे ज्यादा, इसलिए रहने लायक है। पृथ्वी को रहने लायक जो हम लोग बोलते हैं वो इसीलिए बोलते हैं। और मंगल पर भी जो हम संभावनाएं तलाश रहे हैं वो इसी प्रकार की संभावनाओं की बात कर रहे हैं कि यहाँ जीवन संभव है। तो जीवन की संभावना के लिए यह है कि गर्मी होना बहुत जरूरी है, लेकिन नेचर अपने हिसाब से एक गर्म वातावरण तैयार करे, और हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करके एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से वहाँ गर्म गैसें या गर्म वातावरण तैयार करें। तो नेचर को तो अपना बैलेंस करना आता है, क्योंकि उसने काफ़ी समय से प्रैक्टिस की है और वो
एडाप्टेशन और तमाम प्रकार की प्रोसेस के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं ना डार्विन का, नेचर सेलेक्ट करती है उन जीवों को जो नेचर में रहने लायक होते हैं। तो नेचर उनके रहने लायक वातावरण भी बनाती है और जो उसके हिसाब से अनुकूलित हो जाते हैं वो जिंदा भी रहते हैं। तो नेचर अगर बदल रही होती तो हमें अनुकूलित होना था, या एनिमल्स को अनुकूलित होना पड़ता है, लेकिन नेचर को हम अनुकूलित करना चाहते हैं अपने हिसाब से कि हम चाहे इसमें ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ें, या इसलिए अब यहाँ मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, इसलिए क्लाइमेटोलॉजी का सीधा संबंध किससे आएगा, कल भी मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लाइमेटोलॉजी का क्लाइमेट चेंज। तो जब हम ट्रोपोस्फीयर की बात करते हैं तो यहाँ सबसे ज्यादा पढ़ने लायक जो बात है वो है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस ऊपर तो थोड़ा सा फिर ओजोन के कारण फिर गर्मी आ जाएगी, तो वो ओजोनोस्फीयर भी हम लोग उसको कहते हैं, तो उसकी बात अलग है। स्ट्रेटोस्फीयर उसमें हम जाएंगे तो वहाँ ओजोन आ जाएगा, इसलिए उसकी वजह से थोड़ी सी गर्मी बढ़ती हुई हमको दिखती है। थोड़ी नहीं, काफ़ी हद तक वो वापस गर्म होता हुआ दिखता है। ये भी आपको जब आप गूगल में जाएंगे तो इन्फोग्राफिक्स में ये चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ मैं वही एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से निकाल रहा हूँ ज्योग्राफी। तो ग्रीन हाउस गैसेस, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, मीथेन, ये तीन बड़ी चीजें। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, मीथेन, NOx, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, पर फ्लोरोकार्बन PFC, इंपॉर्टेंट। अब कई चीजें, कई लोग अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें जोड़ लेते हैं, तो कृपया वो ना जोड़ें, ठीक है। ऐसे तो आपने कहीं पढ़ा है तो और भी हम लोग कई सारी चीजें जोड़ देते हैं, तो वो यहाँ ना जोड़ें। उसको हम ओजोन डिप्लीशन में अलग से बात करेंगे। वो ओजोन डिप्लीशन वाले भी कुछ लोग यहीं पे मैंने कॉपी चेक करते हुए देखा है। इधर हमारे कोचिंग में भी कॉपी चेक की, उधर एजेंसी के तौर पे हम लोग मतलब जो भी सर्विस कमीशंस हैं उनमें भी हम लोगों ने किया है, और स्कूल कॉलेज में जब पढ़ाते रहे तब भी हम स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करते थे। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट भी ये वाली गलती करते हैं। अनावश्यक गैसेस के नाम लिखने से इंप्रेशन नहीं होगा। अगर आपने गलत नाम लिख दिया जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और उसको अगर आपने ग्रीन हाउस गैस बना दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कंसेप्ट आपके गड़बड़ा दिखेंगे वहाँ, इसलिए तो उसमें नंबर बढ़ाने के चक्कर में कि हम दूसरे लोग 6 लिखते हैं या 5 लिखते हैं तो हम 15 लिखेंगे या 9 लिखेंगे तो उससे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो है वही लिखिए। ये वाली गड़बड़ सबसे ज़्यादा यहाँ होती है ग्रीन हाउस गैसेस, तो उसको अच्छे से चेक कर लीजिए और उसी को लिखिए, ठीक है। तो परफेक्शन भी ज़रूरी है, संयम भी ज़रूरी लिखने में। ज़्यादा लिखने से बात नहीं बनेगी, सही लिखने से बात बनेगी, ज़्यादा लिखने से नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि कॉपी चेक करने वाले को याद हो जाता है, 10-12 कॉपी चेक करने के बाद उसको रट जाता है। मॉडल आंसर पड़ा रहता है सामने, और उसके सामने जो है गैसेस के नाम है ऐसे खड़े लिखे होते हैं, ऐसे कॉमा लगा के नहीं लिखे रहते हैं, खड़े होते हैं। तो वो गिने चुने हैं तो दिमाग में घुस जाते हैं। तो कॉपी चेक करते समय किन किन ने सही लिखा है अपने आप पता चल जाता है। जिसने भी गलत लिखा है एकदम इंप्रेशन खराब हो जाता है कि ये बेवकूफ़ बना रहा है या इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं, या ये जानबूझ करके गलत लिख रहा है ताकि इंप्रेशन, तो वो पकड़ लेता है उस चीज़ को। उसमें बहुत निगेटिव इमेज बनती है। आगे आपने कुछ अच्छा भी लिखा होगा तो भी वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता। तो यहाँ थोड़ा सा संभल के रहिए।
ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो चूंकि अभी हम यहाँ ग्रीन हाउस गैस नहीं पढ़ रहे, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात भी नहीं कर रहे, लेकिन ये जो ट्रोपोस्फेयर के हम लोग जो बात कर रहे हैं ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ है कि हमारी जो अधिकांश एक्टिविटीज़ हैं एरोनॉटिक्स वाली वो इसी हिस्से में होती है। यहीं पर सबसे ज़्यादा वायुयान का संचालन होता है। और 5-6 किलोमीटर के ऊपर जाते हैं तो एकदम, इसमें भी ये जो नीचे का जो 6 किलोमीटर वाला हिस्सा है, 5 किलोमीटर वाला हिस्सा, यही सबसे ज़्यादा झंझट वाला है, क्योंकि सारे बादल, क्लाउड्स और ये सब चीज़ें यहीं पर हैं, नीचे नीचे ही ज़्यादा है, एकदम नीचे। और क्लाउड्स में तो आपको मैंने बताया ही था, पिछली बार भी बात की थी, फिर आगे भी हम लोग बात करेंगे। क्लाउड में गैसेस नहीं है, जनरली हम लोगों को ऐसा लगता है कि क्लाउड में गैस है, वहाँ सॉलिड और लिक्विड से बने हुए हैं। डस्ट पार्टिकल किससे बने हैं क्लाउड? डस्ट पार्टिकल। ये जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं ना ऊपर, वो डस्ट पार्टिकल वाला, ट्रोपोस्फियर में डस्ट पार्टिकल बहुत है, गैस भी है, डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल ज्यादा है। और लिक्विड एरोसोल्स, लिक्विड है, पानी की बूंद है, जल वाष्प, वाटर वेपर्स बहुत है। तो ये एरोसोल, वाटर वेपर्स और वो जो सॉलिड डस्ट पार्टिकल हैं, कहाँ से आए? मेटेराइट से आए हैं और रॉक्स के इरोजन से, और उससे तैयार हुए हैं, धूल के कण, डस्ट पार्टिकल। गैसेस कौन कौन सी हैं जरा रिवाइज कर लें, यहाँ गैसेस की सीक्वेंस भी लिखना, वो चार्ट भी आपको इन्फोग्राफिक्स में मिल जाएगा गूगल में। एटमॉस्फेरिक गैसेस खास करके ट्रोपोस्फियर वाली, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, 78% तो वहाँ नाइट्रोजन ही है, 21% ऑक्सीजन है, तो 21, 78 तो ये आपका 99% तो यही हो गया, ठीक है। बाकी 1% में सारी गैसेस हैं, उसमें भी इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस की वजह से। बाकी नोबल गैसेस हैं जिनको हम अक्रिय गैसेस कहते हैं, इनर्ट गैसेस, ठीक है। मैंने अपनी क्लास में भी बताया था कि इनर्ट होते हैं तो वो नोबल होते हैं, आदर्श होते हैं, यानी जो कोई का रिएक्शन नहीं देते, चुपचाप जो रहते हैं, इनर्ट वाले लोग ज़्यादा नोबल माने जाते हैं, आदर्श माने जाते हैं। जो रिएक्ट करता है, जो बताता है, उसको नोबल नहीं माना जाता, बेकार माना जाता है। तो यहाँ पर भी वो गैसें जो अक्रिय गैसें, बहुत कम मात्रा है लेकिन उनका इंपॉर्टेंस है, उनकी मात्रा हीलियम है, आर्गन है, नियॉन, जेनॉन, पढ़िएगा जरा, वो चार्ट देख लीजिएगा गैसेस। तो गैस, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर से बना हुआ है हमारा निचला हिस्सा, और इसी से क्लाउड फॉर्मेशन होता है। इसलिए जिनको बड़े विमानों को जब लंबी दूरी तय करनी होती है तो वो इनसे बाहर निकल जाता है और एकदम नीले आसमान में उनका सफर होता है। तो वो लंबी दूरी के विमान, बड़े विमान हमेशा ऊपर चले जाते हैं और वहां से वो अपनी यात्रा का एक तरह से संचालन होता है, वहां नेविगेशन होता है। यहाँ थोड़ा सा रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए छोटे विमान में जब आप यात्रा करते हैं तो बहुत हिलने लगता है। जब भी आगे कहीं बादल होते हैं, कुछ होते हैं, तो एकदम उनमें घुस करके वो एटमॉस्फेयर का रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है उसको। इसलिए इंटरकॉन्टिनेंटल जो फ्लाइट्स होती हैं उनमें तो लगभग वो ऊपर ही बात करते हैं, ठीक है। एक और मैं शेयर कर रहा था क्लास में, करमन लाइन। करमन लाइन न्यूज़ में था 2 साल पहले काफ़ी। 100 किलोमीटर का एरिया एरोनॉटिकल यूनियन ने जो है, उनने, उसकी एजेंसी का पूरा नाम देख लीजिएगा, इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स कुछ है। तो करमन लाइन जो है उन्होंने तय किया 100 किलोमीटर कि 100 किलोमीटर तक। दरअसल क्या है कि हम लोग बोलते हैं कि हमारे हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, कई बार पाकिस्तान मना कर देता,
जब मोदी को भी जब जाना था तो उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि आकाश में कितनी सीमा हमारी होगी, कितना किलोमीटर तक का हिस्सा जो है उसको किसी देश का हिस्सा माना जाएगा, क्योंकि वो उसके ऊपर का आसमान है। तो आसमान का भी बंटवारा हो गया अभी, ठीक है, उसकी भी सीमाएं निर्धारित हो गई किलोमीटर में। लेकिन 100 किलोमीटर, ये एलन मस्क का जो आया था ना अभी प्रोजेक्ट वगैरह, और के अंतरिक्ष यात्रा कराएंगे, दोनों का वो जेफ बेजोस उनका वो चल रहा था। हाँ, उन दोनों ने अपनी अपनी की अंतरिक्ष में हम लोग इनको ले जाएंगे। अभी तो शायद शांत हो गया वापस, बीच में तो बहुत ही ज़्यादा हंगामा था कि वो इतने लोगों को ले जा रहा है, वो इतने को ले जाएगा। अंतरिक्ष स्पेस की ट्रेवल्स खोल दिया था उनने कि हमारे से यात्रा करो तो हम इतना सस्ता कर देंगे, तुमको इतना कर देंगे, तो लोग जाने लगे थे। तब ये मुद्दा उठा था। चाइना का भी जो फेल हुआ था स्पेसक्राफ्ट या जो भी सैटेलाइट जो फिर से गिरने वाला था, तो ये सब झंझट जो है ये कर्मन लाइन, यानी उन्होंने कहा देखिए यहाँ तक तो कोई गड़बड़ करेगा नहीं, कोई भी इसमें एक्टिविटी, स्पेस की एक्टिविटी इससे ऊपर शुरू हो जाएगी। आउटर स्पेस, वैसे आउटर स्पेस तो हम लोग एक्सोस्फीयर के बाद वो अलग लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पर स्पेस की एक्टिविटी मानी जाएगी। कर्मन लाइन जो है इसमें कोई भी आप इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं करेंगे, ठीक है ना। एयरक्राफ्ट, इसलिए जियो इंजीनियरिंग में भी जो मैं आपको बता रहा था कि स्पेसक्राफ्ट 18 किलोमीटर तक जाएंगे, यानी कि वही हमारे ट्रोपोपॉज तक, खास करके इक्वेटर पे। तो उसमें मैं आपको बता रहा था कि वहाँ सल्फेट पार्टिकल्स इस तरह से बिखरा दिए जाएंगे, तो जो रिफ्लेक्ट करेंगे सनलाइट को, एक तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे। तो उससे फिर नीचे, तो जो जियो इंजीनियरिंग की बात हम लोग कर रहे थे कि ऊपर तो वर्टिकल फ्लाइट तैयार करनी पड़ेंगे, अभी तो फ्लाइट नहीं है ऐसा। तो अभी ये आ रहा था बीच में कि क्या फिर ऐसा होने लगेगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, टेम्परेचर नीचे कम हो जाएगा एकदम से, क्योंकि आप टेम्परेचर कम करना चाहते हैं, ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग को कम करना चाहते हैं, इसीलिए तो ऊपर जियो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। भारत भी उसमें, अमेरिका जो है भारत पे भी शक करता है, नासा का शक भारत पे भी है, पाकिस्तान पे भी है, इंडोनेशिया पे भी, ऐसे तमाम देशों पे है जिनके हिस्से पानी में डूबने वाले हैं। तो ये लोग कभी भी इस प्रकार के स्पेसक्राफ्ट तो नहीं कहेंगे, उसको एयरक्राफ्ट ही कहेंगे, लेकिन 18 किलोमीटर ऊपर पहुंचाना भी बहुत मुश्किल काम है। अभी तक कोई ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं जो 18 किलोमीटर ऊपर जा सके। फिर आपको स्पेसक्राफ्ट ही यूज करने होंगे। तो 18 किलोमीटर वाला अगर कोई टेस्ट कर रहा है कि उसने जो एयरक्राफ्ट बनाया है ऐसा कोई, और फिर वो टेस्ट कर रहा है उसका, तो उससे पकड़ में आ जाएगा कि आगे जाकर के जियो इंजीनियरिंग करेगा। तो दुनिया उस पर निगाह रखे हुए कि ऐसी जियो इंजीनियरिंग किसी को करने नहीं देना। लेकिन आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए वो एक तरीका है, क्योंकि ज्वालामुखी जहाँ कहीं वल्केनिज्म होता है तो ऊपर एक तरह से सल्फेट के ये जो पार्टिकल्स हैं ये ही गर्मी को कम करते हैं। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को अडॉप्ट करके जियो इंजीनियरिंग कहा जा रहा है उसको, और वो एक तरीका है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का, एक एडाप्टेशन का तरीका। उसको मिटिगेशन का तरीका नहीं बोलेंगे, मिटिगेशन तो वही हुआ हम कम करें, एमिशन को कम करें, ग्रीन हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ जाए, यही तरीका हुआ। तो फिर वो क्या तरीका है, वो मिटिगेशन का तरीका, एडाप्टेशन का तरीका है कि ठीक है ग्लोबल वार्मिंग तो हो गया और यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस भी अवेलेबल हैं और बड़ी मात्रा में हम लोग भी जनरेट कर रहे हैं। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी को हम कम नहीं करेंगे, बल्कि ऊपर ही गर्मी को कम कर देंगे, रिफ्लेक्शन करवा देंगे, तो यहाँ पर ही सनलाइट कम आएगी, तो अपने आप ठंडा हो जाएगा। लेकिन इसके बहुत सारे खतरे हैं। इन प्रोजेक्ट्स को जो कोई भी देश कर रहे हैं, अगर एकदम से स्टॉप करते हैं तो एकदम से गर्मी बढ़ जाएगी। तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि रोज़ धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है, हर साल गर्मी बढ़ती है, तो हम लोग उस हिसाब से तैयार रहते हैं। एकदम से किसी साल गर्मी बढ़ गई तो फिर उसके लिए तो हम लोग, उसमें जो बीमारियां होंगी, उसमें जो कपड़े होंगे, या उसमें जो बाहर निकलने के लिए गाड़ियां हैं, उसके लिए जो रोड है, ये सब चीज़ें जो है ये बहुत चुनौती देने वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है जियो इंजीनियरिंग वाला। तो यहाँ वो जियो इंजीनियरिंग इसी के ऊपर होनी है, ट्रोपोपॉज के वहीं पे, क्योंकि वहीं से तो रिफ्लेक्ट करोगे आप, एटमॉस्फेयर में नहीं आने देना चाहते, मतलब आपके उसमें
ट्रोपोस्फीयर में नहीं, इसमें नहीं आने देना चाहते, क्योंकि ट्रोपोस्फीयर में आ गया तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल है, फिर तो वो सनलाइट जो है नीचे तक आएगी। फिर ऐसे में ओजोन के साथ भी खिलवाड़ हो जाएगा। ओजोन एक ऐसी गैस है, एक ऐसा शील्ड है हमारे लिए, ऐसी लेयर बनाती है जो हार्मफुल रेडिएशंस को हम तक नहीं पहुंचने देता। और आप ये जो सल्फेट पार्टिकल वाला काम करोगे तो ये मैंने करंट अफेयर से जोड़ दिया इसको, कर्मन लाइन भी, ये सब उसका हिस्सा है। ऐसे आपको जोड़ना है, सब्जेक्ट को पढ़ते समय करंट अफेयर से जोड़ना चाहिए। यही तो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही है, प्योर ज्योग्राफी नहीं होगा। ठीक है, तो इससे जोड़िएगा जियो इंजीनियरिंग वाले से, तो फिर वो ओजोन भी डिस्टर्ब होगा, और ओजोन डिस्टर्ब हो गया तो धरती पे तरह तरह के कैंसर शुरू हो सकते हैं, परेशानियां शुरू हो सकती हैं। हमारी स्किन जो है बड़ी सेंसिटिव है, बहुत ही सेंसिटिव, माइन्यूट सा चेंज, माइन्यूट सा स्किन कैंसर कर सकता है। आपकी स्किन किसी काम की नहीं रहेगी, हल्का सा चेंज। आपकी स्किन को इरिटेशन बिल्कुल पसंद नहीं है, आपकी स्किन हमेशा कंफर्ट मांगती है। आपके जूते में एक छोटा सा अगर डस्ट या बड़ा पार्टिकल अगर चला जाए, पत्थर का टुकड़ा, तो आपको निकालना पड़ता है रुक करके, नहीं तो आप चल नहीं सकते। जहां गर्मी होती है वहां से हाथ हटाना पड़ता है आपको, तुरंत हाथ हटाना पड़ता है। स्किन जो मनुष्य की बनाई गई है ना, बड़ी बहुत ही ज्यादा अलग प्रकार, किसी भी एनिमल की स्किन, खास करके मनुष्य की स्किन। और स्किन से जुड़े हुए बहुत सारी डिजीज हैं, और स्किन के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एकदम फास्ट रेस्पॉन्स करता है, एकदम रेस्पॉन्स करता है। तो आपके लिम्फ नोड्स जो हैं वो स्वेल हो जाएंगे, लिम्फोमा हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है, ब्लड कैंसर्स, बहुत सारे ब्लड कैंसर्स का प्रभाव स्किन की वजह से। अब बहुत ही अलग है, खान पान की आदतें तो है ही, और हम लोग कार्सिनोजेंस बहुत सारे खाते हैं, लेकिन जो कार्सिनोजेंस हम फूड इंटेक के साथ नहीं लेते, वो एजेंट्स हमको रेडिएशंस के माध्यम से मिलते हैं, रेडिएशन के कांटेक्ट में आने से। इसलिए एक्सरे करवाने से भी मना करते हैं काफी लोग कि ज्यादा एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि एक्सरे, बल्कि एक्सरे रूम में से बहुत सारे लोगों को निकाल दिया जाता है। जो वहाँ एक्सरे पेशेंट है वो तो साक्षात उसी के अंदर बैठा हुआ है, और बाकी लोग ऐसा करते हैं जैसे कि हमको बिल्कुल इसमें नहीं रहना है, तो उसको तो आपने वहाँ लिटा दिया और उसके ऊपर तो आप डाल रहे हो एक्सरे, और दूसरे लोग तो भाग रहे हैं, बल्कि उस रूम से भी दरवाजा बंद करके बिल्कुल बाहर। इसका मतलब बहुत खतरनाक चीज हो रही है ना अंदर, तो कैंसर कॉजिंग है, उससे कैंसर हो सकता है, क्योंकि वो इरिटेट करेगा। और आपकी कई जगह तो वो जेनेटिक सीक्वेंस चेंज कर देगा। डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसेस लगे हुए हैं जिस सीक्वेंस में, तो आपका डीएनए सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, और डीएनए सीक्वेंस चेंज हो गया, गलत प्रोटीन बनने लग गई, रॉन्ग प्रोटीन, कैंसर, प्रोटीन सिंथेसिस रॉन्ग हो जाएगा आपका। ये बहुत बहुत खतरनाक चीज है। इसलिए ओजोन के साथ जो खिलवाड़, अगला वाला यही है, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन, उसमें ओजोन मंडल भी बोलते हैं, जितना हिस्सा ओजोन कवर करता है उसको हम लोग ओजोन मंडल भी। इसीलिए अंटार्कटिका पे वो फिक्स सा हो जाता है, क्योंकि पोल्स है ना। अंटार्कटिका पे ओजोन होल हो गया है, ऐसा हम लोग खबरों में पढ़ रहे थे, और कुछ कभी आता है कि वो रिपेयर भी काफी हद तक हो गया है। ये सब चीज जो है वो काफी फिक्स है, पोल्स है ना। इक्वेटर पे चेंज होगा, और उसी की वजह से वहां आपको गर्मी बढ़ती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, मीजो चेंज होता हुआ दिखेगा, टेम्परेचर कम होगा, और एक्सट्रीम, पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे कम टेम्परेचर
-140 डिग्री, -140 -150 डिग्री आपको यहां का टेम्परेचर मिलेगा। फिर यहां एक पॉज लगेगा 8-10 किलोमीटर का लगभग, मीजो पॉज जैसे। पॉज जैसे आप लगा देते हो ना, पॉज कर देते हो वीडियो को, फिर से प्ले करते हो, ठीक वैसे ये जो पॉज है यहां पर टेम्परेचर पॉज कर जाता है, उसी पे रह जाता है और फिर बढ़ना शुरू होता है। तो आयोनोस्फीयर में ऊपर और पूरा थर्मोस्फीयर, नाम ही उसका थर्मोस्फीयर इसलिए क्योंकि वहां पर गर्मी फिर बढ़ना शुरू होती, वो फिर गर्मी बढ़ना शुरू होती, तापक्रम तो फिर कम नहीं होता कभी, और बहुत जल्दी वो अचीव कर देता है एक्सोस्फीयर से पहले 5000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसीलिए जब स्पेस क्राफ्ट, स्पेस या बाहर से कोई भी आता है तो हम बोलते हैं मिटियोर या और भी चीजें, खास करके मिटियोर का मैनेजमेंट तो यहाँ पे भी होता है मेसोस्फीयर में और इधर भी, लेकिन वो खास करके उसकी बात कर रहा है कि कोई भी आता है तो एकदम उसमें आग लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि एक तो गर्म बहुत ज़्यादा, वो वहीं जल करके भस्म हो जाता है। तो इसलिए आपको जो बहुत सारे मेटियोर, मेटियोराइट और वो सब बताए थे, वो उसका कारण यहाँ। तो आज जाकर के थोड़ा सा इन्फोग्राफिक देखिए और ये लेयर्स के बारे में पढ़िए, ठीक है। यहीं एक्सोस्फीयर, उससे बाहर एक्सोस्फीयर 1000 किलोमीटर के आसपास से लेकर के अब आप ऊपर देखिए तो एक्सोस्फीयर, और एक्सोस्फीयर के वहां पर आपको ऊपर मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, हाईली मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटोस्फीयर भी कहते हैं उसको। एक्सोस्फीयर के उस हिस्से को क्या कहा जाता है? मैग्नेटोस्फीयर, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। और उसी मैग्नेटिक फील्ड से सन से आने वाले जो सोलर विंड्स हैं, वो सोलर विंड्स के हिस्से आकर के उस मैग्नेटोस्फीयर से टकराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं, और वो एरोरा लाइट बनाते हैं, एरोरा लाइट बनाते हैं। रंगीन कलरफुल लाइट्स होती हैं जो पोल्स पे दिखाई पड़ती हैं, खास करके नॉर्वे में और पोलर रीजन में जो आपको कलरफुल लाइट्स की बात आती है। आप वीडियो देखोगे तो बहुत सुंदर सुंदर वीडियो हैं यूट्यूब के ऊपर। AUORA, हाँ AURORA, ऑरोरा, अरोरा मत कर देना, वैसे वही अमेरिका की इंग्लिश में तो अरोरा ही हो जाएगा, जैसे कलर होता है CLOUR, तो वो अरोरा भी ठीक ही है। लिखते हैं कई लोग अरोरा, लेकिन अरोरा जी आपके आसपास रहते हैं वो नहीं, ऑरोरा, AUR, ठीक है। तो ऑरोरा लाइट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटोस्फीयर, याद रखिएगा मैग्नेटोस्फीयर। वो कई बार लाइट्स आपको नीचे विजिबल होगी, लाइट्स तो नीचे दिखाई देती हैं, यानी कि मेसोस्फीयर और यहाँ, लेकिन बनती वहाँ पर मैग्नेटोस्फीयर, टक्कर वहाँ होती है उसकी, सोलर विंड्स की टक्कर कहाँ होती है? एक्सोस्फीयर। बनती हुई नीचे दिखती हैं, लाइट्स नीचे शो होती हैं, तभी तो आप पोल से देख पाते हैं, विजिबल होती हैं, ठीक है। ये जो हिस्सा हमने पढ़ा अभी जितना भी, इस हिस्से के साथ जनरल क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, खास करके MPPSC देने वाले इन जनरल क्वेश्चंस को वो करते हैं। कैसे? जैसे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ऐसे क्वेश्चन, या आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, या ऐसी बहुत सारी जो जनरल जो साइंस होती है, सामान्य प्रश्न जो साइंस के बारे में पूछे जाते हैं, वो इसी से ठीक होंगे, एटमॉस्फेयर वाले से। तो यहाँ से एक आम, इसलिए MPPSC वाले सिलेबस ने लिखा था ना कि एक आम ग्रेजुएट व्यक्ति को जो साइंस की समझ होनी चाहिए, तो आम ग्रेजुएट व्यक्ति को साइंस की समझ क्या होनी चाहिए? वही कि धक्का आगे क्यों लगता है, उतरते हैं तो आगे की ओर क्यों उतरते हैं, या फिर वो जो क्वेश्चन MPPSC वाले ने दिया भी था, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब उठाएंगे तो उसने ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ये क्यों होता है, ऐसा।
कपड़े साफ, वॉशिंग मशीन का सिद्धांत, ये वो। तो एमपीपीएससी में पहले तो यही प्रश्न आते थे, अब थोड़ा उसने यूपीएससी के लायक कर दिया, तो अब बहुत दिक्कत आने लग गई एमपीपीएससी वालों को। नहीं तो पहले तो सारे प्रश्न ऐसे ही आते थे, बहुत ही सिंपल थे, पहले से ही आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये पूछेगा या ऐसा पूछेगा, आ जाते थे वैसे। अब थोड़ा सा वो अब ईयर वाइज पेपर बनाता है एमपीपीएससी का पेपर। अब जो बनता है ना यूपीएससी की स्टाइल का मतलब ये है कि पिछले वाले स्टाइल से डिफरेंट होता है। 2019 का पेपर 2020 का पेपर दोनों अलग है। वो 2020 का पेपर है, वो 2019 का। पहले के समय में आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि पेपर देख के कि ये कौन सा पेपर, क्योंकि सब एक जैसे ही होते थे, एक ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होता। अब बिल्कुल ही अलग है। अब 2022 में जो भी एग्जाम एमपीपीएससी का होगा, या 23 में होगा या 24 में होगा क्योंकि अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। मैं तो पहले से ही उसके बारे में आपको मैं 2014 में या इसी क्लास में ही बता दिया था। मैंने कहा कि इसका कोई भरोसा नहीं है। जैसे चीनी सामान की कोई गारंटी नहीं होती, वैसे इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करता, ना ही अपना दिमाग, ना ही अपना पैसा, ना ही मैं सजेस्ट भी नहीं करता। उसका कारण ये है कि वो बहुत ज़्यादा उसका स्थायित्व नहीं है, कुछ भी है वो, और वो किसी को भी मिल जाता है, वो कोई भी गाड़ी में बैठ जाता है और वो फिर घूमता फिरता है और उसको लगता है कि वो बहुत धुरंधर है, जबकि उसके टाइम के पेपर उठा करके उसको पढ़ के सुना दो कि ये पेपर था तुम्हारा, तो इतने में शर्म आ जाएगी उसको कि अच्छा इतने घटिया क्वेश्चन थे क्या। पर अब तो अच्छे क्वेश्चन है, अब जो भी बनेंगे। लेकिन जब से अच्छे क्वेश्चन बनाने शुरू किए तब से रिजल्ट नहीं आ रहे, तब से रिजल्ट आने बंद हो गए। तो ये प्रॉब्लम ये हमने भी फेस की थी। मैंने शुरू में अपने कैरियर में जब हासिल किया सफलता, तो मुझे लगा कि अगली बार फोड़ देंगे, डिप्टी कलेक्टर निकाल देंगे, क्योंकि ये तो पढ़ाई तो कुछ की नहीं थी, और ऐसे ही बन गए। तो उस साल से परीक्षा ही बंद हो गई थी, 5 साल तक परीक्षा नहीं हुई तो मेरा तो कैरियर जो है बिल्कुल शुरू होते ही एकदम वहीं पे अटक गया। और उन दिनों में मैंने कोचिंग क्लास खोली थी, सिलेक्शन भी हुआ था और कोचिंग भी चलाई थी, कोचिंग भी शुरू की। तो मेरे सारे बच्चे जो है चले गए, खास करके ओवर एज होने लायक जो बच्चे थे उस जमाने में, जो भी थे कि कोई नौकरी में था, टीचर था, पटवारी था, सब लोग छुट्टी लेके मेरे यहाँ कोचिंग ज्वाइन कर रहे थे, फीस भी देते थे, पढ़ते भी थे। अब 1 साल इंतज़ार किया, फिर उनके बॉस लेटर भेजने लगते, भैया तुम 1 साल से गायब हो, तनख्वाह हम रोक देंगे, तुमको नौकरी से निकाल देंगे। तो फिर वो डरने लगे। फिर हमने उनको समझाया नहीं इस बार ज़रूर होगी। फिर वो 1 साल और रुके, या 6 महीना नौकरी करके फिर आ गए, फिर रुके। तो हम तो परेशान हो गए। हमने कहा यार ये बड़ा अजीब है, हमने ये काम शुरू किया सब नौकरी छोड़ के, क्योंकि जो नौकरी लगी थी वो भी छोड़ा है, और कोचिंग शुरू की कि अब बहुत सारे बच्चों को बनाएंगे, और ये तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। तो यूपीएससी से बच्चे डरते थे, तैयारी करते ही नहीं थे। 1-2 बच्चे थे जो दिल्ली की कोचिंग छोड़ के आए थे उस ज़माने में, 99 में, 98 में, 2000 में। तो वो लोग निकले, वो लोग तो बन गए। लेकिन वो बोलते थे कि नहीं ये तो दिल्ली में पहले ही पढ़ते थे, ग्रेजुएशन भी इनका दिल्ली का था, और ये तो उस तरह से थे, हम तो यहाँ के हैं, हम तो नहीं हो पाएंगे। तो फिर मैंने खुद ने इंटरव्यू दिया, मैं खुद 99 में वहाँ तक पहुँचा और वो सब किया। फिर उनको लगा कि नहीं हाँ ये तो हमारे बीच के ही हैं, ये पहुँच सकते हैं, तो फिर हम भी पहुँच सकते हैं। तब जा कर के बच्चों के सिलेक्शन शुरू हुए। और वो एमपीपीएससी से पीछा छुड़ाने में बहुत मुश्किल आई हमको। 4 साल लग 4-5 साल जब परीक्षा नहीं हुई तो फिर उनका मोह भंग हो गया खुद का ही। बोले परीक्षा होती ही नहीं है तो फिर क्या करना है। तो फिर वो हमारी बात मानने लगे, नहीं सर आप सही कहते हैं, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, अब हम आप कहोगे वही करेंगे। तब जाकर के हम लोग यूपीएससी की तरफ लेके आए। लेकिन फिर यहाँ आए तो भोपाल में यही बीमारी यहाँ आकर के बच्चे बोले सर वो एमपीपीएससी। हमने कहा यार बड़ी मुश्किल से हमने छुड़ाया था तुम। फिर अब सबक लग रहा है, अब थोड़ा सा अभी कई लोगों को लग रहा है कि हमने यूपीएससी कर लिया होता तो शायद निकाल ले जाते। ये एमपीपीएससी के चक्कर में ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इसमें दिमाग बहुत खराब होता है। इसमें लड्डू लगता है कि ये है, वहाँ कुछ है नहीं। तो ये बहुत ही बेकार मिराज है, बहुत ही बेकार है, मृग मरीचिका जैसा है।
अच्छा, एक और चीज़, जो लग गए उनको जाके पूछो वो खुश है नहीं, वो मेरे हिसाब से तो वो खुश नहीं है। इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। क्योंकि एमपीपीएससी में ऐसी कोई परीक्षा, ऐसी कोई पोस्ट नहीं है कि जिसमें, डीएसपी भी बेकार सी पोस्ट है, उसमें भी थानेदार ज़्यादा कमाता है। इससे अच्छा तो ऐसा ही बन जाओ, कमाना है तो। डीएसपी में कोई पैसा ही नहीं देता। अधिकांश लोग पैसे के चक्कर में जाते हैं, तो पैसा मिलता नहीं है, माया मिली न राम टाइप हो गया। और जो तनख्वाह मिलती है उसमें काम नहीं चलता, और स्टैंडर्ड भी मेंटेन करो, और घर वाले पकड़ के शादी कर देते हैं कि तुम्हारी तो नौकरी लग गई, तुम फलाने हो गए। शादी होते ही जो फिर बच्चे, और फिर पत्नी, और फिर उसकी डिमांड, क्योंकि तुम तो इतने बड़े ऑफिसर। अच्छा, वो लड़की भी वैसी महत्वाकांक्षी, और वो पकड़ लाते हैं ना कि ये फलाने ऑफिसर हैं, इसलिए वो लड़की वैसी हो गई। वहाँ पर ऑफिसर को तो कुछ मिलता नहीं और पैसा कोई देता नहीं, तो तनख्वाह इतनी नहीं है। और पैसा लेने के लिए आपको इतना गिरना पड़ता है, पैसा आप नहीं ले सकते ऐसे। आपको बहुत ही दो कौड़ी के लोगों को दलाल बनाना पड़ता है, उनके साथ उठना बैठना पड़ता है। कई बार वो दलाल जो आपके लिए पैसे लेके आया, वो ऑफिस में आते समय दरवाजा बंद करके और फिर आपके पास आता है, क्योंकि 5 मिनट बैठना है और उसको गोपनीय बात करनी है आपसे, और फिर वो लिफाफा निकाल के आपको पकड़ाएगा। और चूंकि आपको लिफाफा चाहिए, आप इसलिए मना नहीं करते, तो बाहर आपकी इमेज खराब हो जाती है। चपरासी भी सोचता है यार ये आदमी आया और इसने दरवाजा लगा लिया, दिन में 1:30 बज रहे हैं, ऑफिस का टाइम चल रहा है, लंच भी नहीं है। और फिर वो दरवाजा खोल के निकलता है, तो बाहर बहुत सारे लोग देखते हैं कि एक 2 कौड़ी का आदमी जो दलाल है और जो भ्रष्टाचार करता है, अधिकारियों के लिए दलाली करता फिरता है, वो आदमी यहाँ दरवाजा लगा के अंदर बंद था। तो आपके तो कचरे हो गए ना। और पैसे कितने दे गया? 6,000 रुपये दे गया लिफाफे में, कई बार 4,000 रुपये दे जाता है। वहां से 50,000 ले लेता है, आपसे सिग्नेचर करा लेता है, आपको 4,000 पकड़ा जाता है। ऐसे पैसे मिलते हैं। और महिलाएं तो वो भी नहीं कर सकती। नहीं तो महिलाएं अगर ऐसे 6,000 का लिफाफा पकड़ेंगी तो वो उसको करप्ट मानेगा, तो फिर चरित्र से भी करप्ट मानेगा वो, और फिर दूसरी डिमांड करने लग जाएगा। तो इसलिए महिलाओं का तो और झंझट है। तो नौकरी लग के वो तो पैसा लेंगी तो और दिक्कत पैदा हो जाएगी, उनको तो और कैरेक्टर लूज कैरेक्टर मान करके उनसे तो फालतू डिमांड होने लगेगी। और आज का ज़माना ऐसा है कि बहुत मुश्किल है। इसलिए जो लोग ये कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फोड़ देंगे, फलाना हो जाएगा, कुछ नहीं होना जाना। इसलिए हम बता रहे हैं कि शान की नौकरी है, आईएएस बनो, अच्छे से तैयारी करो उसकी। इधर कुछ नहीं रखा है, फिर भी आपको करना है जैसे तैसे, तो आप कर लो। मैंने बताया ना, डीएसपी भी पुलिस वाले सोचते हैं कि वो थानेदार ज़्यादा कमाता है, डीएसपी को कोई पैसे ही नहीं देता। कौन पे? डीएसपी का कोई रोल ही नहीं है बहुत ज़्यादा वहाँ। वो सीएसपी ओएसपी ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनके पास तो गिनी चुनी जांचें आती हैं, और वो भी बस हुक्म ही आते रहते हैं दिन भर। या तो फिर करप्शन करना है तो पटवारी बनो या फिर सीधे जाकर के सब इंस्पेक्टर बनो। इसलिए सारे लोग तो सब इंस्पेक्टर और उसी में लगे रहते हैं। ये जो तैयारी है ना, ये नहीं है। तो ना तो माया मिलनी है, ना राम मिलने, ना इज्जत रहनी है कुछ, ना पैसा मिलना है। इज्जत लेनी है तो आईएएस बनो, ठीक है। और पैसा लेना है तो एसआई और पटवारी बनो, वो खूब कमाते हैं। इसलिए देखोगे आप, कांस्टेबल और एसआई के लिए सबसे ज़्यादा दौड़ते भागते फिरते हैं बच्चे। थानेदार बनना है, थानेदार में ही कमाई है। सारे मंत्री थानेदार से ही जुड़े हुए हैं, सारे विधायक थानेदार से ही बात करते हैं, कोई डीएसपी एसपी से बात नहीं करता। और या फिर डायरेक्ट आईपीएस होते हैं, पर वो भी अब मुझे नहीं लगता। शरीफ आदमी के लिए तो कुछ नहीं है, बदमाश आदमी का है पैसा, ठीक है। हमको तो सूट नहीं किया है सब झंझट, एकदम टुच्चागिरी है, फालतू की चीज़ है। तो लास्ट में पर्यावरण का अच्छा संदेश आपको मिल गया कि नहीं? आप सबका वातावरण तो यही है, एटमॉस्फेयर यही रहेगा वहाँ तो ये है 4th पेपर भी, और ब्रह्म ज्ञान भी, और ये सत्य ज्ञान है, और यही सामान्य ज्ञान है चलिए, तो आज की बात इसी से समाप्त करते हैं। होमवर्क ठीक ठाक है? हाँ, चलिए। ओम देव